हेलो दोस्तों, आज हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग का अध्ययन करेंगे। और आज का क्वेश्चन चलिए चालू करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा। कितना सही हो रहा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था। तो गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी में शासन किया था। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी में शासन किया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक गुप्त राजा को अन्य नाम देवगुप्त भी था? चंद्रगुप्त द्वितीय को का अन्य नाम देवगुप्त भी था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था समुद्रगुप्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक ने से संबंधित है? तो इलाहाबाद हो जाएगा आपका अशोक और समुद्रगुप्त दोनों से संबंधित है। अशोक और समुद्रगुप्त दोनों से संबंधित इलाहाबाद अशोक स्तंभ है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी तो समुद्रगुप्त प्रथम की। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि थी समुद्रगुप्त प्रथम की। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो इसका हो जाएगा आपका केवल इसका फर्स्ट और थर्ड कथन सही है। हरिसेन पहला कथन हो जाएगा, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था और वह प्रयाग प्रशस्ति के का भी रचयिता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मिलान करने वाला है, तो चलिए मिलान करते हैं हम। इसका हो जाएगा धनंजय कुशतलपुर, नीलराज अमुक्त, उग्रसेन पालकक्का, विष्णुगोपा काची। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किससे संबंधित है? तो चंद्र से है। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो वह था गुप्त। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त। हुंडों ने भारत पर आक्रमण किया था कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। हुंडों ने भारत पर आक्रमण किया था
स्कंदगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासन के समय हुंडों ने आक्रमण किया था। भारत पर हुंडों ने आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल में किया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुंडों पर विजय प्राप्त किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त ने हुंडों पर विजय प्राप्त किया था। स्कंदगुप्त गुप्त सम्राट जिसने हुंडों को पराजित किया वह था स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुंडों को पराजित किया था? वह था स्कंदगुप्त। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुंडों को पराजित किया था? वह था भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभ किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुंडों को पराजित किया था? तो भीतरी स्तंभ लेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो अरब आक्रमण इसमें से नहीं था। अरब आक्रमण नहीं था। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण में निम्नलिखित कारण जो थे, हुंड आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीगढ़ ढांचा, उत्तरावर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये सब गुप्त शासन के पतन के कारण थे। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रभावती गुप्ता उदयगिरि गुहा लेख से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कौन कौन सही सुमेलित इस प्रकार है। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख से, पथिक तक्षशिला अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय, उदयगिरि गुहा अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय, उदयगिरि गुहा अभिलेख से समुद्रगुप्त, एरन अभिलेख से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दाता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। ईसा की 3री शताब्दी से, जबकि हुंड आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए थे किस पे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? ताम्रलिपित। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? ताम्रलिपित। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर भारत के लिए आपको प्रयोग किया जाता है भड़ौच का प्रयोग किया जाता था। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? तो इसका हो जाएगा आपका, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्र यात्राओं को सुगम बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा आपका 2 और 3 केवल सही है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों के सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। दोनों सही है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र
किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 35। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुति शल्य के सूत्र का जनक माने जाते हैं। यह काशी के रहने वाले थे। इनके काल में लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेदकालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटक साहित्यकार थे। तो इनमें से दो हो जाएगा, सुश्रुत और शौनक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो औषधि के क्षेत्र इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, सुश्रुत हो जाएंगे और इनमें से लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना अंतिम ये दिया था। और क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था? तो भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 39। लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैदिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका 1, 2 और 4 सही है। 1, 3, 4 सही है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजार का उपयोग आम था। और 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या एवं सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह स्थित है पाटलिपुत्र में। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया। यह स्थित है पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित है? तो छपड़क जो है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक फलित ज्योतिष से संबंधित है। कालिदास किसके शासनकाल के थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 45। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो दिनार। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दिनार है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है रूपक। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 49। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे? प्राकृतिक। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे? प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरण से। गुप्त सावंत की स्थापना किसने की थी? गुप्त सावंत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त सावंत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अशोक प्रक्रमाक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं इसका।
अशोक प्रियदर्शनी समुद्रगुप्त प्रक्रामक है समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य स्कंदगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त का। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्तों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी? तो इनमें से किसी काल में नहीं। ऋग वैदिक काल को छोड़कर किसी काल में स्त्री और पुरुष की स्थिति बराबर नहीं थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग। गुप्त काल में 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 उपज का 6वां भाग था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व दर क्या था? तो 1/6 था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर क्या था? 1/6 था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का 1/3। 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 क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। बिना जोती हुई जंगली भूमि को। बिना जोती हुई जंगली भूमि को। क्वेश्चन नंबर 61। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणापाप शब्द का निर्दिष्ट करता है? तो भूमापक से। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि कृषि प्रदान किया गया था? तो ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदक भामक। तो तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो वारंगल लौह के यंत्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 65। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात था? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। तोरमाण किस जातीय दल का था? तो तोरमाण हुंड का था। निम्नलिखित में से किसने हुंड शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? मिहिर कुल को यशोवर्धन ने किया था। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वह था सुंग युंग। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था वह था सुंग युंग। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दीजिए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रित था, नहीं। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विकसित किया था, तो सही है। क्वेश्चन नंबर 71। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 72। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भित हुआ है, तो भारत से। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। मृच्छकटिकम एक धनी व्यापारी और एक
गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। गणिका की प्रेम पुत्री कथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कपिल का। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन कपिल द्वारा। भारत में दार्शनिक विचार भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित था। तो केवल दो सही है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्म प्रभाव या कारक। निम्नलिखित कथनों में से सही को चुनना है आपको। तो सही इसका हो जाएगा केवल ए, इसका सही होगा। कथन एक एवं कथन दोनों सही है। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता थे और कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 79। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। योग के आविष्कारक पतंजलि हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 82। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके समसामयिक थे? तो पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। नव्य न्याय दर्शन स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो गंगेश और उदयन थे। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध किया था। तो इसका निषेध चरवाकों ने किया था। चरवाकों द्वारा किया गया। इसका निषेध चरवाकों द्वारा किया गया था। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही कौन स्वीकार करता है? चरवाक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है। अधोलिखित में कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो वो है काम। चरवाक दर्शन प्रणाली है लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चरवाक दर्शन प्रणाली लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था तो गौतम बुद्ध ने। न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? तो गौतम था। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम था। न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन कपिल। वैशेषिक दर्शन कणाद। मीमांसा जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी थे। कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, मिलाते हैं हम। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन है। मीमांसा वैदिक अनुष्ठान करना है। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण है। वेदांत दर्शन आत्मज्ञान है। षष्ठ दर्शन है उनके प्रतिपादक न्याय दर्शन के गौतम हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है। वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा के बदरायण है। वैशेषिक दर्शन के उलूक कणाद मुनि है। योग दर्शन के पतंजलि है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो न्याय का। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? न्याय का। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वैशेषिक। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो लोकायत और कपालिक। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चवार्क को। लोकायत दर्शन चवार्क को कहा जाता है।
अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद। शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजर। विशिष्ट अद्वैत के रामानुजर थे। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो अभिनव गुप्ता। अभिनव गुप्ता। अभिनव गुप्ता। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इसको मिला लीजिएगा। तो हल्का सा टेढ़ा दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो को रोक कर मिला सकते हैं। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही है। विक्रम सावंत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ है। शक सावंत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1992 से शुरू हुआ है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1992 से शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक एवं शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम सावंत में दिनांकित किया जाए तो यह हो जाएगा 601 हो जाएगा। 601 विक्रम सावंत हो जाएगा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि का अंकन में शक सावंत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका समतुल्य वर्ष होगा 634। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कौन सा था? प्रतिष्ठानपुर था। मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। क्वेश्चन नंबर 112, गुप्त काल के पतन को लेकर आरंभिक सीमावर्ती शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन किया गया है? तो मगध का क्षेत्र, थानेश्वर के पुष्यमित्र और कन्नौज के मैखारी और बल्लवी के मैत्रेय। हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तक से में निहित है? हर्ष के समय किसकी पुस्तक में निहित है? तो कल्हड़ के पुस्तक में। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने। हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। हर्षचरित बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में। सम्राट हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो कन्नौज तथा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन किया था वह था प्रयाग। हर्षवर्धन के समय प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका गया। तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। निम्नलिखित शासकों में से किसने चंद्र हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हार पर विजय का वर्ष है 618 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 122, कवि बाण निवासी थे। उपयोग से बाणभट्ट का जन्म बिहार के सोन नदी के किनारे अवस्थित पितृकुट्ठा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु था तथा इनकी माता का नाम राजदेवी था।
हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्ष के शासनकाल में, सम्राट हर्ष के शासनकाल में हेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसांग ने भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री यांगचान हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन आपको सही है? तो केवल 2-3 सही है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है, अग्नि जल विष द्वारा सत्यापित किया जाना किसी भी व्यक्ति को निर्दोष अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो किसी ने नहीं। हेनसांग को एक दूत के रूप में किसी ने, तो वह वहाँ से अपने मन या विचार से आए थे। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो मथुरा था। मथुरा प्रसिद्ध सूती वस्त्र के लिए मथुरा था। देख लेते हैं कितना है। हाँ चलिए दोस्तों, हो ही गया है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो चलिए चालू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान था। नालंदा विश्वविद्यालय के कारण मुसलमान था। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा विहार है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बिहार में, नालंदा बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन, कन्नौज था। गुप्त उत्तर युग में व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूमि स्वामी, मध्यस्था वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए सही का सही व्याख्या भी करता है। इसमें दोनों में से कोई सही नहीं है। चीनी तीर्थयात्री फयान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान भाग लिया था? नहीं, इसमें भाग नहीं लिया था। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। नहीं, गलत है। अब इसमें आपको कौन सुमेलित नहीं है? इसमें 2 सुमेलित नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन आने के कम संभावना रहती है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सूची नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का प्रयोग करें। ठीक, इनमें कौन सही है? मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख होनसांग, अंजुबर्द, अल मसूदी तथा अलबर्नी ने दिया। सही है। संबलपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, तो 1-2 दोनों सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा तत्व अनिवार्य है? भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उनके अधिपति के बीच स्वामी दास का बनाना। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम यहीं तक रहते हैं। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।